तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए बाकी की एक और एपिसोड। और हाँ, बाकी की इस वीडियो में मैंने डब लाइक एक्सपीरियंस देने की कोशिश किया है जितना मुझसे हो सका है, जिस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट है। खैर यार 24 आवर्स में अगर तुम लोग इस वीडियो पे 6 के लाइक्स करते हो तो मैं बाकी की नेक्स्ट एपिसोड 1 घंटे की एक दिन के अंदर ही अंदर अपलोड कर दूंगा। और एक बार कमेंट में ये जरूर लिखना कि करो है ना या मत हो, करो है ना या मैं। तो चलो यार शुरू करते हैं आज की एपिसोड। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे टोकुगावा मियामोटो मुसाशी को जंग के मैदान में ले आता है। हाँ, वो जंग का मैदान मिस्टर टोकुगावा की अंडरग्राउंड एरिना होती है। टोकुगावा मियामोटो मुसाशी से कहने लगता है ये मैदान किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन लड़वाए जाते हैं फाइटर्स, वॉरियर्स। तुम इस मिट्टी में कदम रखते हो, अगर तुम वाकई में वॉरियर हो तो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मैदान है, ये तुम्हारा महल है। मियामोटो मुसाशी, तुम्हें इसका मतलब तो पता है ना। मियामोटो मुसाशी मुट्ठी बढ़ के इस मैदान से मिट्टी को उठाता है। उस मिट्टी में वो काफी सारे दांत और राखूनों को पाता है, जो कि इस बात का सबूत होती है कि यहाँ पे सालों से जनरेशन टू जनरेशन लड़ाइयाँ होती चली जा रही है। मुसाशी मियामोटो इस खोखली जमीन की मिट्टी उठा के उसमें काफी दांतों और राखूनों को देख के उसके मन में एक सुकून सा छा जाता है। मुसाशी यहाँ पे दोबारा से अपने मुंह को खोल के कहने लगता है मिस्टर टोकुगावा, वो शख्स आ चुका है इसी अंडरग्राउंड एरिना में। अब यहाँ पे एक अनजान शख्स कदम रखता है। हाँ, वो शख्स एक स्वॉर्डमैन होता है, बल्कि यहाँ का इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। इस स्वॉर्डमैन का नाम इचिरो होता है। इचिरो अपने कदम जमा के अब पहुंच जाता है मिस्टर टोकुगावा और मियामोटो मुसाशी के चेहरे के सामने। टोकुगावा यहाँ पे मुसाशी को बताता है कि इसका लेवल 9th लेवल है, जो सुन के मियामोटो मुसाशी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो टोकुगावा एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है मुसाशी, फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ तुम समझ ही जाओगे। बस तुम ये इतना मान के चल लो, आज के दौर में हम रैंक देते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन को। आज के इतिहास में स्वॉर्डमैन जाने जाते अपने रैंक्स के कारण। आज के दौर में स्वॉर्डमैनशिप में इचिरो ही है जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक पे है। इचिरो थोड़ा कंफ्यूज होके पूछने लगता है आपके बराबरी में खड़ा ये शख्स आखिर कौन है ये। तो इसी बात पर टोकुगावा उससे कहने लगता है बदकिस्मती से मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता। अब यहाँ पे इचिरो के थोड़े बहुत पसीने छूट रहे होते हैं। वो मिस्टर टोकुगावा से माफी मांगते हुए कहता है मिस्टर टोकुगावा, मैं माफी चाहता हूँ, मगर मैं अपने वादे से पीछे हट रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से ये अल्फाज कहे नहीं और मैंने सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएगा भी कभी। ये सुन के टोकुगावा थोड़ा सा तो हैरान होता है, लेकिन फिर वो अचानक से उससे पूछने लगता है इचिरो, मुझे ये कहना तो पड़ेगा तुम्हारे अल्फाज वाकई में दिलचस्प है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं जानना चाहूंगा इन अल्फाजों के पीछे, इन शब्दों के पीछे आखिर कौन सी समझदारी छुपी पड़ी है। इचिरो का मुंह, उसकी बगल, उसके पैर, उसके हाथों से पसीना नचर रहा होता है। वो फिक्रमंदी से टोकुगावा को एक्सप्लेन करते हुए कहता है मैं शायद से आपके सामने ठीक और सलामत खड़ा हूँ। ये कहना थोड़ा मुश्किल पड़ा है, लेकिन मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ 6 मर्तबा। इतनी बार मैं कट चुका हूँ, सब यहाँ पे कदम रखते सारे। ये कहते हुए वो मुसाशी की आंखों में देखता ही है कि उसे कुछ यूं महसूस होता है कि वो 7वीं बार भी कट गया है। उसके ये अल्फाज सुन के टोकुगावा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टोकुगावा फौरन से पीछे मुड़ के मुसाशी से पूछने लगता है तुमने क्या किया उसके साथ। तो मुसाशी इसके जवाब में एक सिंपल सा वर्ड यूज करता है हाचिमोंजी, जो सुनते सारे हम इचिरो के चेहरे पे परेशानी, डर, खौफ साफ देख पा रहे होते हैं। इसका मतलब है सर से लेके पैर तक उसके जिस्म को काट के 2 टोटे कर दिया। इसके बाद उन्हीं 2 टोटों के 2 और टुकड़े कर दिए और तीसरी बारी में उसके गर्दन के आर पार जैसे कि तलवार कर दिया। 5वें हमले में जैसे कि उसे टेम्पल से ही जुदा कर दिया। 6वें हमले में उसे स्प्रेड कर देना और फिर आखिर में उसकी चेस्ट को भी काट डालना। इससे कहा जाता है हाचिमोंजी। सब मुसाशी की आंखों में देखने से इचिरो को कुछ ऐसा महसूस हुआ। मुसाशी एक अल्फाज
उसका इस्तेमाल करता है। वो उससे बताता है कि तुम्हारे हमले से पहले मैं देख पा रहा हूँ। इचिरो काफी परेशानी से अपने मन में कहने लगता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। खैर, जब से मैं इस मैदान में दाखिल हुआ कुछ भी नॉर्मल नहीं था और दिखने से तो लग रहा है ये शख्स अभी भी सच ही कह रहा है। ये मेरे एक एक हमले को अभी से देख पा रहा है, मेरे हमले करने से भी पहले। टोकुगावा अपने गले को साफ करते हुए कहने लगता है, ठीक है, अगर आम अल्फाजों में कहा जाए तुम उस शख्स के दूसरे हमले से ही बढ़ गए थे। इचिरो यहाँ पे एक कड़वा सच अपने मुंह से कहता है कि हाँ, अगर मैं इसे अपना टाइटल दूं तो ये 7 वर्सेस 0 है। इस शख्स ने मेरे खिलाफ 7 वार किए और मैंने 0। ये सुन के टोकुगावा थोड़ी देर नीचे देख के सोचने लगता है और फिर वो मियामोटो मुसाशी से दोबारा से सवाल पूछता है, तुम्हारे वो हाथ मुसाशी, तुम्हारे वो हाथ तो खाली है, एक बात तो बताओ, बिना तलवार के आखिर तुमने उसे कैसे काट दिया। मियामोटो मुसाशी एक मामूली सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, मेरे हाथों में तलवार का होना या ना होना इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे हाथ ही मेरे हाथ है, बस इतना ही काफी है किसी को भी काटने के लिए। पर यहीं पे इचिरो और भी काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कहता है, टोकुगावा क्या नाम लिया आपने? इस शख्स का भी क्या नाम लिया? क्या ये शख्स वाकई में वही है जो कि मैंने अभी अपने कानों से सुना? मियामोटो मुसाशी। टोकुगावा इसका कोई जवाब न देता। इचिरो सोचता रहता और सोचता रहता कि उतने में मियामोटो मुसाशी उससे कहता है कि अपनी तलवार को मुझे दो। अब इचिरो ऐसा ही करता है जैसे कि मुसाशी ने उसे कहा होता है। मुसाशी काफी सालों बाद एक तलवार को पकड़ता है और उसे काफी खूबसूरती से बाहर निकालता है। मुसाशी कहता भी है काफी सालों के बाद। ये सुन के टोकुगावा काफी परेशानी से अपने मन में सोचने लगता है, चाहे जरूर उसे वाकई काफी साल हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो ये जैसे कि एक दिन के बराबर हो। आखिर उसने ये कैसे महसूस कर लिया कि आखिर इतने सालों के बाद उसे दोबारा से जिंदा किया गया। मगर सिर्फ तलवार को अपने हाथों से पकड़ने से मुसाशी को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आखिर कितने साल बीत गया है। यकीनन मुसाशी के हाथों में एक खालीपन सा था जो कि अब इसके तलवार को थामने से पूरे तरीके से खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद मुसाशी उससे दूसरी शॉट भी मांगता है। इसके बाद मुसाशी दोनों हाथों से अपनी शॉट को थाम लेता है। एक तलवार बड़ी होती है और एक जर्रा सी छोटी होती है। टोकुगावा मियामोटो मुसाशी से कहता है कि हमें कुछ दिखाओ, हमें अपना नमूना दिखाओ। मुसाशी समझ जाता है कि वो मेरी टेक्निक को देखना चाह रहा है, तो मुसाशी कहता है यूं हवा में तलवार को लहराना अपनी टेक्निक को जैसे कि जाया करना है। तो इस अंडरग्राउंड एरिना में तुम दोनों यहाँ पे मौजूद हो, तो तुम दोनों में से किसी एक को तो कटना ही होगा। जो सुनते सारी दोनों के दोनों तुरंत से यहाँ पे इनकार कर देते हैं। खैर, इसके बाद मियामोटो मुसाशी उन्हें अपनी टेक्निक दिखाने लगता है। मुसाशी खूबसूरती से तलवार को पकड़ता है। टोकुगावा समझ जाता है कि अब जो उसकी बूढ़ी आंखें देखने को जा रही है वो उसकी आंखों की ठंडक होगी। मुसाशी अपनी तलवार को लहराने से पहले उसे 2 उंगलियों से पकड़ लेता है और फिर गजब तरीके से शॉट को स्विंग करता है। और स्विंग करते करते जो तलवार नीचे आ रही होती है, मियामोटो मुसाशी भी उस तलवार के साथ झुक जाते हैं। उसके वार को अगर हम परफेक्ट का नाम दे तो परफेक्ट का शब्द भी उसके लिए काफी ज्यादा छोटा है। उसके इसी हमले से यहाँ तक तलवारें भी टूट जाती है। मुसाशी इन तलवारों का हाल देख के कहने लगता है ये एकदम प्योर कटाना नहीं थी। क्या तुमने इसे कभी किसी को काटा भी है? ये तो सिर्फ एक मामूली सी प्रैक्टिस को ही हैंडल नहीं कर सकती। इचिरो काफी कंफ्यूज होके पूछने लगता है, टोकुगावा अब बता भी दे ये शख्स कौन है? आपने इसे मियामोटो मुसाशी का नाम दिया तो वो तो आखिर बहुत साल पहले ही मर गए थे। और जहाँ तक तुमने शॉट की बात की है, ये शॉट मैं 60 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इन तलवार के लिए ये अल्फाज ये मैं जरा भी सुनने के लिए तैयार तक नहीं था। इचिरो अब फोन से मियामोटो मुसाशी से खुद ही पूछता है कि अपना नाम बताओ। इस पर मियामोटो मुसाशी उसे अपना नाम बताता है। इचिरो ये नाम सुन के चुपचाप शुरू में तो अपनी तलवार उठाने लगता है और फिर वो बाद में बोलता है कि आखिर कौन इस पे यकीन करेगा। खैर यार, मियामोटो मुसाशी यहाँ पे काफी खुशी से कहने लगता है एक स्ट्रॉन्ग बंदा या फिर एक स्ट्रॉन्ग बंदा जिसे तलवार चलाना आती हो, या फिर जिसे स्पेयर चलाना आती हो, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बंदा जो कि अपने हाथों से लड़ता हो। मिस्टर टोकुगावा, आप मेरे खिलाफ जो भी लाएंगे मैं उन सबको हराने के लिए, उनका चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मियामोटो मुसाशी पूछने लगता है कि मैं इस कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से लड़ना चाहूंगा। ये सुनते सारे टोकुगावा का जिस्म खुशी से पागल होने लगता है। उसका जिस्म कांप उठता है। वो एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? हाँ,
उसे तो छोड़ो, बल्कि वो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरे सीन में टोकुगावा ने बाकी को अपनी मेंशन में इनवाइट किया होता है। वहीं पे टोकुगावा बाकी के सामने एक फाइट का जिक्र करता है, जिसे सुन के यहाँ तक बाकी भी काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। टोकुगावा बाकी को बताने लगता है, बाकी वो फाइट लाजवाब थी, नहीं बल्कि लाजवाब का शब्द भी उस फाइट के लिए काफी कम मायने रखता है। बाकी मैं इस फाइट को टाइटल देना चाहूंगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर यूजिरो हानमा वर्सेस अंडरग्राउंड का किंग कारुहाना यामा। उनका बीच का युद्ध अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि कारुहाना यामा तो कारुहाना यामा है। बाकी भी इस फाइट के बारे में सुन के अपने सोफे पे ही झूलने लगता है। बाकी अपने जिस्म के अंग अंग में काफी सारे गूज बम्स को महसूस कर पाता है। बाकी यहाँ पे कहता है, मुझे तो मालूम ही था, कारुहाना यामा तो वाकई में गजब किस्म का बंदा है। यूजिरो हानमा के खिलाफ लड़ते लड़ते अच्छे की तो गीली हो जाती है। इस दुनिया में सब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूजिरो हानमा का सामना किया है और वो जिंदा वापस लौट के भी आया है। कारुहाना यामा को तो वाकई में चासी आ गई होगी, जबकि मेरी बोर्डम, मैं बोर होता जा रहा हूँ और कुछ करने का नहीं है। मुझे पूरा यकीन है हानायामा को भी इसी चीज ने मोटिवेट किया होगा। वो काफी ज्यादा बोर हो गया होगा, उसके पास कुछ करने का नहीं होगा, तो बैठे बैठे उसके दिमाग में आया होगा कि चलो यूजिरो हानमा के खिलाफ लड़ते हैं। मिस्टर टोकुगावा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे उनकी फाइट की डिटेल दे सकते हैं? तो टोकुगावा बाकी को बताने लगता है, कारुहाना यामा ने अपने जिस्म की पूरी ताकत को लगा के जूजू यूजिरो हानमा के खिलाफ वार करने को ही जा रहा था। उस वक्त से मैं इस फाइट की इंटेंसिटी को महसूस कर पा रहा था। वो भड़कते हुए शोले, वो जुनून और जज्बा, चाहे तुम इससे जितना मर्जी जुटला लो, लेकिन जब तुम ओगर का सामना करने लगते हो, तुम्हारे जिस्म का एक एक अज़ा, तुम्हारे जिस्म का एक एक टुकड़ा और उस टुकड़ों में कई सारे सेल्स, वो सब इस बात की तुम्हें गवाही देने के लिए तैयार होंगे कि तुम अपनी मौत के लिए आगे बढ़ रहे हो। बाकी काफी ज्यादा हैरानगी से पूछने लगता है, क्या ये अल्फाज हानायामा के है? टोकुगावा इसका जवाब दिए बगैर उसे फाइट और एक्सप्लेन करने लगता है। हानायामा का पंच जो यूजिरो हानमा को लगने को जा रहा था, उस दौरान यूजिरो हानमा बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ था। यूजिरो हानमा के हाथ भी यहाँ तक उसकी पॉकेट्स में थे, बस वो वार लगने को ही जा रहा था। उसके मुक्के के और यूजिरो हानमा के फेस के बीच में 30 सेंट्स का ही फर्क था कि इसी लम्हे में यूजिरो हानमा ने अपनी जेब से हाथ निकाल के फौरन से कारुहाना यामा के मुंह को दबोच लिया। जिस तरीके से यूजिरो हानमा का हाथ कारुहाना यामा के मुंह पे पड़ा था, कारुहाना यामा का पूरा जिस्म उसी लम्हे में हवा में उड़ने लगता है। पर यह मामला यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होता। इसके तुरंत बाद यूजिरो हानमा एक ही हाथ से कारुहाना यामा को उड़ा के फेंकते हैं। ये कहते हुए टोकुगावा बाकी को अपने लैपटॉप से फुटेज दिखाने लगता है। बाकी कन्वीनियंस स्टोर की फुटेज देख के सोचने लगता है कि टोकुगावा मुझे कन्वीनियंस स्टोर की आखिर फुटेज क्यों दिखा रहा है। प्ले करते दौरान टोकुगावा बाकी को बताता भी है, बाकी अपनी पलके मत झपकाना वरना बाद में पछताओगे। बाकी देख रही होता है कि अचानक से कारुहाना यामा दीवार को तोड़ते हुए इस कन्वीनियंस स्टोर में जा गिरता है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि हानायामा उड़ते उड़ते जाके 4 शेल्फ से जा बचता है और फिर ही कहीं जाके रुकने का नाम लेता है। कहानी प्रेजेंट पे आती है, जहाँ पे बाकी कहने लगता है, अरे वाह, हानायामा को तो मजा ही आ गया होगा। तो टोकुगावा आगे से इसी बात पर कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कारुहाना यामा उसी कन्वीनियंस स्टोर में वहाँ पे गिर के बेहोश हो गया था, मगर बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। एक बार फिर से कहानी प्रेजेंट पे आती है। बाकी इस स्टोरी को, इस फाइट के बारे में सुन के काफी ज्यादा एंजॉय करता है। तभी बाकी टोकुगावा से अपना सवाल पूछता है, मिस्टर टोकुगावा, आपकी स्टोरी टेलिंग तो कमाल की थी, आपके लिए मेरा एक सवाल है, तो बताइएगा कौन है वो? टोकुगावा सवाल पे सवाल पूछता है, माफी चाहता हूँ बाकी, तुम्हारे जवाब देने से पहले मुझे पूछना पड़ेगा, वो से यहाँ पे तुम्हारा किससे मतलब है? तो बाकी चिल्लाते हुए पूछता है कि अगले कमरे में आखिर कौन बैठा हुआ है? टोकुगावा एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, बाकी मुझे खुशी है तुमने ये सवाल पूछा। खैर, अगर सच कहूँ तो मुझे ये मालूम था, मुझे इतना अंदाजा तो हो ही गया था तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। तुम, मैं और मेरे एम्प्लॉइज, हम लोग एक ही दौड़ के हैं, मगर जो अगले कमरे में बैठा हुआ है
इसके बारे में कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो बाकी उसकी बात को काटते हुए कहने लगता है, ओए बुड्ढे सोच लो, यूजिरो हानमा का बेटा हूँ मैं, मुझे सब कुछ मालूम है। इतना तो मैं भी कह सकता हूँ कि अगले कमरे में बैठा हुआ एक फाइटर है। मैं तो बस जानना चाह रहा था कि वो आखिर किस तरह का फाइटर है, कि वो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल फाइटर है, वो किस तरह के माहौल में लड़ना पसंद करता है, वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। क्या वो तुरंत से मेरी जान लेने की कोशिश करेगा या फिर पहले वो मेरे को धमकाएगा? हमारे और उसके बीच में बस एक दरवाजे का ही तो फर्क है। टोकुगावा काफी हैरानगी से बोलता है, ओह गजब बाकी, यहाँ पे बैठ के भी तुम उससे महसूस कर पा रहे हो। बाकी टोकुगावा को मजीद बताता है, यहाँ पे बैठ के वो फाइटर मुझे काफी ज्यादा टेंशन दे रहा है, मेरे दिल में एक बोझ सा उठ रहा है। बाकी टोकुगावा को यही बताता है कि सब इसके बारे में सोचने से ही मेरा खून उबलने लगता है। वो शैतान के बारे में जिक्र कर रही होता है कि अचानक से वो शैतान को अपने पीछे पाता है। बाकी की इंस्टेंट उसे ये कहने पे मजबूर कर रही होती है कि तुम्हारे पीछे इस वक्त खतरा खड़ा है। बाकी तुरंत से अपने पीछे हमला करने की कोशिश करता ही है कि अचानक से उसे कुछ यूं मालूम होता है कि जैसे कि उसकी टांग को किसी ने काट दिया हो। बाकी फौरन से अपनी टांग की तरफ देखता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी टांग को अपने जिस्म के साथ जुड़ा हुआ पाता है। बाकी हिरांगी से मियामोटो मुसाशी की ओर देखते हुए कहता है, तो अच्छा ये है वो शख्स। और चूंकि वो मुसाशी की ओर इतने गौर से देख रही होता है कि बाकी को कुछ यूं मालूम होने लगता है कि जैसे कि इस वक्त बाकी एक ऐसे मशरूम को देख रहा है जो कि बादलों से घेरा हुआ है, वो बिजली से कड़कते हुए बादल। जबकि मुसाशी बाकी में ये नोटिस करता है कि बाकी जैसे कि काफी सारे मन पसंदीदा खानों से बड़ा पड़ा है। दुनिया में जो खाने की भी चीजें वो सिर्फ जैसे कि इस शख्स के पास ही मौजूद है, जो कि ये जाहिर करता है कि बाकी पूरे तरीके से ब्लेस्ड है। मुसाशी बाकी को देख के कहने लगता है, तुमने वाकई में अपने जिस्म को गजब तरीके से ट्रेन किया है, मत बताओ कहीं तुम शिनोबी तो नहीं हो। टोकुगावा बाकी से भी पूछने लगता है, वैसे बाकी क्या तुम नहीं बताओगे कि तुम कैसा फील करते हो? तुम इसे देख के क्या सोच रहे हो? क्या चीज सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आई है और अभी क्या सोच रहे हो? बाकी इस बंदे को पहली नजर में ही देख के पहचान लेता है, उसकी ताकत, उसके शोले देख के। तो बाकी टोकुगावा से सवाल पूछता है, क्या ये शख्स कहीं मियामोटो मुसाशी तो नहीं है? क्योंकि बाकी ये सोच रही होता है तो बाकी के मन में काफी सारे सवालात भी होते हैं, जैसे कि क्या जो मेरे दिमाग में आ रहा है क्या मैं वाकई में सही सोच रहा हूँ? अगर ये वाकई में वही शख्स है, अगर ये वाकई में वही शख्स है जो कि मैं सोच रहा हूँ, तो ये दोबारा जिंदा कैसे हुआ? ऊपर से इन लोगों को इसकी बॉडी कहाँ से मिली और इसे मॉडर्न एरा में जिंदा कैसे किया गया? टोकुगावा भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है कि बाकी को पहले लम्हे में ही कैसे एहसास हो गया। क्या बाकी की नजरें, क्या बाकी की सेंस मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है? टोकुगावा बाकी से पूछने लगता है, तुम ये जो बात कर रहे हो क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? टोकुगावा बाकी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उल्टा बाकी टोकुगावा को पलट के जवाब देता है, तेरी अक्ल के साथ ही साथ बल्कि तेरी कम अक्ली के साथ ही साथ तेरे बाल भी झड़ गया, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तू कुछ भी आल फाल बग दे। मगर इसके बावजूद भी बाकी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है, क्योंकि मियामोटो मुसाशी का यूं वापस लौट के आना इम्पॉसिबल है। बाकी यहाँ पे कहने लगता है, मैं समझ गया बुड्ढे, तू मुझे क्या कहना चाह रहा है? तू यही सोच रहा है कि आखिर मैं लॉजिक के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? भाई जारी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसाशी का हमारे आंखों के सामने खड़ा होना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। टोकुगावा भी बाकी की हाँ में हाँ मिला के उसे कंफ्यूज करने की फिर से कोशिश करता है, उसे बताता है कि तुम ठीक कह रहे हो बाकी, मुसाशी का यहाँ पे वापस लौट के आना नामुमकिन है। पर इसके बावजूद भी बाकी दोबारा से कहने लगता है, चाहे तुम जितना मर्जी कह दो, मगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये शख्स मियामोटो मुसाशी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये मुझे वाइब दे रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बंदा मुसाशी ही है। इसके हाथों में जैसे कि एक खाली पंसा है, जैसे कि तलवार की कमी हो। मुसाशी आंखें फाड़ फाड़ के फिर बाकी को घूरने ही लगता है, जिससे महसूस करके बाकी तुरंत से हवा में कूदता है और घूम के उसके वार को डॉज कर लेता है। और फिर लैंड करने के बाद टोकुगावा सोच रहा होता है, मुसाशी ने तो कुछ किया ही नहीं, इसने जंप मार के आखिर क्यों घुमा? घूम के उतरते सारी बाकी खुद से सवाल पूछता है कि क्या मैंने उसके हमले को डॉज कर लिया? तो मुसाशी आगे से बोलता है
कि हाँ तुमने मेरे हमले को डॉज कर लिया। तो गाइस मैं आप सबको बता दूं, मुसाशी वही वाइब बाकी को भी देने की कोशिश कर रहा है जो कि इचिरो ने मुसाशी से मिलते दौरान महसूस की थी। जैसे कि इचिरो को महसूस हुआ था कि मुसाशी ने उसे 7 मर्तबा काट दिया। मुसाशी बाकी की दाद देते हुए कहता है, ओए लड़के तुम वाकई में काफी गजब के हो। अब चूंकि बाकी ने उसके हमले को काफी करीब से डॉज किया होता है तो बाकी कहने लगता है कि बेध्यानी में मैं यहाँ से एक कदम भी गलत नहीं ले सकता। अगर मैंने लिया होता तो मैं कट गया होता। ये साबित करता है कि जो शख्स मेरे सामने खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि मियामोटो मुसाशी ही है। टोकुगावा की फट के हाथ में आ जाती है और वो बाकी को एक बार दोबारा से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। तो बाकी टोकुगावा से कहता है कि तुम्हारी हरकतें काफी ज्यादा शक बड़ी है। तुम जितनी बेदर्दी और हैरानगी से इनकार कर रहे हो उसे देख के तो मुझे यकीन आ ही गया कि मैंने जो तुम्हें इस शख्स का नाम बताया वो एकदम ठीक बताया है। अब टोकुगावा के भी मुंह में कोई अल्फाज तक नहीं होते। मियामोटो मुसाशी बाकी से कहता है, ओए लड़के क्यों ना हम बाहर चले। और अब तीनों की तीनों टोकुगावा की मेंशन के यार्ड में होते हैं जहाँ पे मुसाशी और बाकी दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। टोकुगावा के मन में यही सवाल होता है कि मुसाशी और बाकी के बीच में आखिर कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुसाशी बाकी से पूछने लगता है कि तुम मुझसे इस तरह लड़ोगे बिना वेपन के। तो बाकी आगे से कहता है, यहाँ पे तलवार से तो तुम लड़ते हो ना कि मैं, तो तुम्हारा खाली हाथ लड़ना क्या ठीक रहेगा। ये सुन के मुसाशी अपने हाथों को घूरने लगता है तो टोकुगावा को उस वक्त का समय याद आता है जिस वक्त मुसाशी ने टोकुगावा को बताया होता है, मगर अगर सच कहूं तो तुम्हारे हाथ ही काफी होते हैं किसी को भी काटने के लिए। स्वॉर्ड तो बस एक हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और यही बात टोकुगावा को याद आ रही होती है जो कि मुसाशी ने उसे अंडरग्राउंड एरिना में बताई होती है। देखते ही देखते प्रेजेंट में मुसाशी अपने हाथों को ही कुछ यूं पकड़ता है कि जैसे कि उसने वाकई में अपने हाथों से तलवार को उठाया हुआ है। मुसाशी अब बाकी से पूछने लगता है, अब बताओ लड़के क्या तुम्हें मेरे हाथों में तलवार दिख रही है। ये देख के बाकी काफी ज्यादा चौंक जाता है और बस बाकी उसके हाथों से बनी हुई खूबसूरत सी तलवार को देखता रहता और उसकी दाद देता रहता। और इसी पल में मुसाशी दोबारा से बाकी को ये वाइब देता है कि जैसे कि उसने उसे काट दिया। मुसाशी दोबारा से बाकी से पूछता है, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गई होगी कि आखिर कैसे मैं लोगों को बिना तलवार के काट सकता हूँ। टोकुगावा को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। मुसाशी अपना एक कदम बाकी की ओर बढ़ाते हुए कहता है कि जब तो मेरे खिलाफ जाने लगो लड़के तो समझ जाना, चाहे मेरे हाथ में तलवार हो चाहे मेरे हाथ में तलवार 10 ही पड़ी हो या फिर ना हो, तुम समझ जाना कि मेरे हाथ उतने ही शार्प है। मुसाशी अब बाकी से पूछता भी है, तो क्या कहते हो लड़के, तुम मेरे खिलाफ लड़ना पसंद करोगे। टोकुगावा फिक्रमंदी से सोचने लगता है, ये दोनों के दोनों आला लेवल के फाइटर्स हैं, क्या इन दोनों का ऐसी जगह पे लड़ना ठीक भी रहेगा या नहीं। बाकी खुशी से अपना फाइटिंग स्टैंस लेते हुए कहता है, क्यों नहीं चलो लड़ते हैं। टोकुगावा दोनों को रोकते हुए कहता है, एक बार फिर से सोच लो, तुम दोनों महान फाइटर्स हो, तो क्या ऐसी पुअर इन्वायरमेंट में तुम लोगों को लड़ना जेब देता भी है या फिर नहीं। ये सुनते सारे मुसाशी एक बार फिर से बाकी से पूछता है कि तुम बताओ। तो बाकी उससे कहता है, हम दोनों की दोनों एक फाइटर्स है और फाइटर्स की जगह के साथ कोई लेना देना नहीं होता। इससे पहले दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूटते भी मुसाशी एक बार फिर से टोकुगावा से सवाल पूछता है, मिस्टर टोकुगावा वैसे ये लड़का है कौन। तो टोकुगावा मुसाशी को बताने लगता है, तुमने मुझे कहा था कि तुम इस कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से लड़ना चाहते हो, तो ये लड़का जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर है। टोकुगावा कहता है, मुसाशी मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहूंगा बाकी के बारे में, तुम बाकी के बारे में क्या सोचते हो। मुसाशी जवाब में कहता है, इस लड़की को देख के मुझे आरिमा और आकियामा के खिलाफ मेरी फाइट की याद आती है। इससे पहले वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर भी पाता, बाकी उस पे फौरन से टूट पड़ता है और एक गजब किस्म की फ्लाइंग किक से जूजो मुसाशी पे वार करने को जा रहा होता है कि उसकी लात को मुसाशी आसानी से अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है, जिसके कारण बाकी का पूरा जिस्म इस वक्त हवा में होता है। मुसाशी बाकी से पूछता भी है, कहीं तुम रियुको से तो नहीं हो बच्चे। रियुको के पास गजब किस्म की किकिंग टेक्निक होती है। इसके तुरंत बाद मुसाशी बाकी के पैर को दबा के उसे गोल गोल घुमाने लगता है और तब भी मुसाशी यही कहता है, मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी टांगे कितनी काबिल है। ये कहते हुए मुसाशी अब पहले से भी काफी ज्यादा दमदार तरीके से बाकी की टांगों को झंझोड़ने लगता है और फिर इसी तरह मियामोटो मुसाशी बाकी को बिल्कुल एक तलवार की तरह पकड़ लेता है, वो भी उसी स्टैंड से अपनी 2 उंगलियों
से, जिस डांस का उसने पहले इस्तेमाल करके इचिरो की तलवारों को तोड़ दिया था। बाकी के साथ आगे क्या होने को जा रहा है उसके बारे में सोच के टोकुगावा के पसीने छूटने लगता है। अब देखते देखते मुसाशी तुरंत से बाकी को जमीन में पटक डालता है, बिल्कुल जैसे कि उसने तलवार के टुकड़े कर दिए थे। मुसाशी अब कहने लगता है, पिछली बार जो मैंने तलवार लहराई थी वो बिल्कुल प्योर नहीं थी, अलबत्ता बाकी को यूं लहराने से मालूम पड़ता है कि जैसे कि मैंने असली तलवार को लहराया हो। अब इसके हम कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी को थोड़ी देर में होश आती है। उठने के बाद भी बाकी के सर में जोर से दर्द होने लगता है, उसका सर भी चकरा रहा होता है। इससे अंदाजा होता है कि मुसाशी ने बाकी को कितने जोर से जमीन से पटका है, क्योंकि बाकी तो काफी ऊंचाई से भी जमीन के बल गिरे तो तब भी वो बेहोश नहीं होता। और ये दर्द को महसूस करके बाकी समझ जाता है कि वो मियामोटो मुसाशी के खिलाफ हार गया। बाकी अब दोबारा से बाहर निकल के यार्ड में जाता है जहाँ पे मियामोटो मुसाशी टोकुगावा के सामने अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। टोकुगावा बाकी को अपने सामने देख के कहने लगता है, अच्छे वक्त पे आए हो, अभी अभी मियामोटो मुसाशी अपनी असली ट्रेनिंग की शुरुआत करने को जा रहे हैं। बाकी ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि मुसाशी बैम्बू स्टिक से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी ये देख के सोचने लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, बैम्बू स्टिक मजबूत होती है, इन्हें हाथों से तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन मुसाशी इन्हें अपने हाथों से नहीं तोड़ेंगे। मुसाशी अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इसे तेजी से लहराएंगे और फिर आखिर में विंड प्रेशर का इस्तेमाल करके उसे हवा में ही तोड़ डालेंगे। इसको यूं हवा में तोड़ने के लिए तुम्हें हाई एक्यूरेसी और काफी गजब स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, उतनी ही ताकत जिसका इस्तेमाल करके मुसाशी ने मेरे पैर को दबोच लिया था। अब हम देख पाते हैं मुसाशी बम्बू स्टिक को भी अपने उसी स्टैंड से पकड़ता है जैसे कि वो तलवारों को पकड़ता है। देखते देखते मुसाशी बाकी और टोकुगावा की नजरों के सामने काफी खूबसूरती से बम्बू स्टिक्स को घुमाता है और बस हवा में लहराने से वो बम्बू स्टिक के टुकड़े कर डालता है। बाकी मुसाशी से पूछने लगता है, ये सब करने से आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? मुसाशी जवाब में कहता है, तो तुम ये पूछ रहे हो कि मैं सबको ऐसा करके क्या हासिल कर रहा हूँ? तो लड़के, ये तो सब एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही तो जो हमें अवार्ड के लिए तैयार रखती है। तो बाकी मुसाशी के इसी पॉइंट से सहमत होके कहने लगता है, तो फिर क्यों ना हम दोबारा से लड़े, हमारी लड़ाई भी तो एक प्रैक्टिस की तरह ही है। मुसाशी बाकी से सवाल पूछता है, लेकिन तुम तो मर गए थे। उसकी ये बात सुन के बाकी और टोकुगावा दोनों के दोनों वहीं पे चौंक जाते हैं कि आखिर इससे इसका क्या मतलब। मुसाशी आगे कहता है, हमारी लड़ाई को भी खत्म हुए 30 मिनट हो चुके हैं, तुम मेरे सामने 30 मिनट के बाद खड़े हुए हो, तो तुम जरा सोचो कि इस 30 मिनट में मैं तुम्हारी कितनी बार जान ले चुका हूँ। उसकी ये बातें बाकी के दिल पे जा चुभने लगती है, मगर उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई छुपी पड़ी होती है, क्योंकि जब बाकी बेहोश हुआ था मुसाशी उसकी जान ले सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। बाकी मियामोटो मुसाशी की बातों का मतलब समझ जाता है कि मियामोटो मुसाशी एक इतिहास के वक्त से आया जहाँ पे तुम्हें अगला मौका मिलता ही नहीं है। अगर तुम बेहोश होते हो तो तुम्हारी वहीं पे जान ले ली जाती है। इसका मतलब है बाकी पहले से ही हार चुका है। बाकी में अब इतनी ज्यादा हिम्मत ना बचती कि वो उसे दोबारा रीमैच के लिए कह पाता। मुसाशी बाकी के सामने बैम्बू स्टिक को रखते हुए कहता है, ओए लड़के, क्या तुम इस सेम टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहोगे? मगर बाकी उसे शुरू में तो मुंह बना के घूरता रहता है और फिर इसके फौरन बाद बाकी काफी खूबसूरती से अपनी टांग को उठा के लात मारता है। बाकी के वार में जरा भी एक्स्ट्रा मूवमेंट तक ना होती, जिस वजह से वो बैम्बू स्टिक को काफी खूबसूरती से जैसे कि काट डालता है। मुसाशी कहता भी है, हमारी टांग वैसे तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, मगर कहना पड़ेगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी काफी ज्यादा दिलचस्प है, मगर अब तुम्हारी स्पीड पहले से भी कई गुना ज्यादा तेज थी, यहाँ तक उस हमले से भी ज्यादा तेज जो लात तुमने मेरे खिलाफ इस्तेमाल की। उसकी इसी बात पे टोकुगावा उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, जाहिर सी बात है बाकी ने तुम्हारे खिलाफ अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, बाकी इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर है। तो मुसाशी बोलता है, हो ये बात है, मगर इसके बावजूद भी ये चाहे जरूर फास्ट तो है, लेकिन एक असली वॉरियर खिलाने के नाते नहीं है। उसकी बात सुन के बाकी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और अब चूंकि उसने ये बात कह ही दिया है तो अब बात आती है बाकी की प्राइड पे, बाकी की इज्जत पे। ये बात जो मुसाशी ने किया वो बाकी जरा भी हजम तक नहीं कर सकता। इन्हीं सब के बाद मुसाशी टोकुगावा से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जबकि टोकुगावा उससे मना करने लगता है कि फिलहाल तुम अभी बाहर की दुनिया के लिए तैयार नहीं हो। मुसाशी काफी हैरानगी से पूछता है, अभी इसका क्या मतलब
मतलब तुम्हें लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ जो कि मैं बाहर जाऊंगा तो गुम जाऊंगा। खैर यार, अब चूंकि तो मुसाशी ने बाकी की प्राइड के खिलाफ बड़ा कुछ कह दिया होता है, तो बाकी की तो बस बहाना चाहिए था मुसाशी से लड़ने के लिए। बाकी अपना स्टैंड लेते हुए कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हें बाहर जाना ज़ेब नहीं देता। तुमने बच्चे की बात की है, तुम्हें तो यहाँ पे लॉली चूसना भी नहीं आती। तुम काफी बड़े पागल हो, तुम नादान हो, और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़े। ये कहते हुए बाकी इतनी तेजी से अपना वार करता है कि उसका हाथ नजरों से ही जैसे कि गायब हो गया। इन जैसे पंचेस को कहते हैं जैब्स, जो कि तुम लोगों ने हाजिमे नो ईप्पो में काफी सारे बॉक्सर्स को यूज करते हुए देखा भी होगा। खैर यार, बाकी अपने जैब को थ्रो करते दौरान अपने मन में सोचने लगता है, ये एक ऐसी सुप्रीम टेक्निक है जिसके कारण हमारे हमले की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वार को कहा जाता है जैब, और मेरे जैब की स्पीड इस वक्त लाइटनिंग से भी कहीं गुना ज्यादा तेज है। और अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा बाकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजिरो हानमा बाकी को मार्शल आर्ट सिखाते हुए कहता है, एक वार का परिंदे की तरह तेज होना या फिर एक बिजली से कड़कता हुआ हमला, ये कुछ मामूली शब्द है हमलों की स्पीड को बताने के लिए या फिर हमले की स्पीड को समझाने के लिए। पर अटैक्स को नाम देना ये बेवकूफी का काम है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा कि वो किस तरह का हमला करने जा रहा है। मगर इसके बावजूद भी आखिर कुछ अपोनेंट्स क्यों ऐसा करते हैं? वो इसलिए ताकि वो तुम्हें अपने जहाजे में फंसा सके और कहीं से भी वो ऐसा ही खतरनाक किस्म का हमला कर पाए। और ज्यादातर लोग इसी तरह करके हमला करने में कामयाब हो भी जाते हैं। मगर फर्क तो यहाँ पे आता है कि कुछ हमले तुम्हें कभी कभार दिख जाते आने से पहले, तो उन्हें ब्लॉक करना आसान हो जाता है। हालांकि ऐसी सूरत हाल के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा हमला भी सिखाऊंगा बाकी, जो कि दिखने के बावजूद भी उसे ब्लॉक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह हमला काफी ज्यादा गजब है, ये कहूँ तो अल्टीमेट है, और ये ज्यादातर बॉक्सिंग की दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। यह हमला सुप्रीम खिलाने की भी नाते कुछ ज्यादा ही सुप्रीम है। इस हमले का नाम है जैब। जैब की भी कुछ शर्त होती है, वो शर्त यह है कि तुमने सामने से मारना है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से। याद रखो, जब तुम अपने जैब को बरसाने लगते हो, तुम्हारा पंच की एक्यूरेसी बिल्कुल सही जगह पे होनी चाहिए, और जब तुम अपने हमले को बरसा देते हो तो हिचकिचाना मत और हमले को जरूर लैंड होने देना। इसके साथ अपनी स्पीड को ऐड कर दो, चाहे यह हमला दिख भी जाए, इसे रोकने के काबिल कोई नहीं रहता। ये एक ऐसा हमला है जो कि हर हालत में लगता ही है। ये कहते हुए यूजिरो हानमा काफी तेजी से उसे अपने खतरनाक किस्म के जैब्स दिखाता है। वो बाकी के लिए तो सिर्फ एक नमूना था, उसे स्पीड को दिखाने के लिए। कहानी प्रेजेंट पे आती है, जहाँ पे बाकी का वार फौरन से मियामोटो मुसाशी के मुंह पे लगता है। वो हमला काफी खूबसूरती से किया गया था, टाइमिंग, स्पीड, पावर सब कुछ परफेक्ट तादाद में होती। ऐसा वार देख के टोकुगावा के बूढ़े चेहरे पे भी हम मुस्कुराहट देखते हैं, क्योंकि ऐसा वार बहुत कम देखने को मिलता है। मुसाशी अपने घुटने पे बैठा रहता और फिर बाकी कहता है, क्या हुआ मुसाशी, मत बता, तुम्हारी बुरी टांगों में अब जान नहीं रही कि तुम खड़े भी हो पाओ। बाकी उससे बताता है कि ये जैब था, और जैब बॉक्सिंग की दुनिया में इस्तेमाल होता है, और तुम 10 सेकंड से अपने घुटनों पे बैठे हुए हो। इसका मतलब है मैं मैच जीत चुका हूँ अगर ये बॉक्सिंग की दुनिया होती। पर ना के सफिता बल्कि बाकी मुसाशी की ही बात को मुसाशी के मुंह पे मारते हुए कहता है, तुमने मुसाशी मुझे कहा था कि मैं 30 मिनट तक सोया हुआ था, तो मुझे 30 मिनट में कितनी बार हरा सकते थे। तो अगर मैं अपनी बात करूं, तुम 10 सेकंड से जमीन पे गिरे हुए हो, मैं 10 सेकंड में किसी की भी 2 बार जान ले सकता हूँ। मुसाशी तुम बहुत पहले ही मर चुके हो। मुसाशी खड़ा होना तो चाह होता है, लेकिन उसकी टांगे उसका साथ नहीं दे रही होती। बाकी उसे बताता है, अब और भी देर हो चुकी है, इतने में मैं 3 बार तुम्हारी जान ले सकता हूँ। ये सुन के मुसाशी थोड़ी देर अपनी बातों के बारे में ही सोचने लगता है, और थोड़ा सोच के मुसाशी दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होता है। मुसाशी खड़े होते सार ही अपनी हार को कबूल करते हुए कहता है कि तुमने ठीक कहा, तुम्हारी बातें एकदम एब्सोल्यूट है, तुमने जो कुछ भी कहा एकदम ठीक कहा। तुमने मुझे 2 नहीं बल्कि 3 मर्तबा मार दिया। मुसाशी बताने लगता है, जब इस लड़के ने मुझ पे हमला किया, इसकी स्पीड लाइट से कई गुना ज्यादा तेज थी, और इससे पहले मैं उस हमले के खिलाफ जा भी पाता कि वो हमला सीधा जाके मेरी चिन में लगा। ये बात मैं कई बार एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ कि चिन पे हमला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। चिन पे हमला लगने से पूरा का पूरा दिमाग शट डाउन हो जाता है। मुसाशी बाकी की दाद देते हुए कहता है, ओए लड़के, तुम्हारे स्किल्स तो काफी ज्यादा गजब के हैं। जिस पर बाकी कहता है कि
बॉक्सिंग की दुनिया में इसे लेफ्ट जैब कहते हैं। यह हमला वाकई में काफी गजब का है, लेकिन जंग के मैदान में इस हमले की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये कहना गलत होगा, बल्कि इसकी तो जंग के मैदान में जगह ही नहीं है। तुमने ये हमला मेरे मुंह पे करने के बजाय मेरी चिन पे किया। तुमने बॉक्सिंग की बात किया तो तुमने वर्ल्ड टाइटल को जीतने के लिए ऐसे पंच का सहारा लिया।